ये मौका नहीं छोड़ते हैं, मजा ले लेते हैं। सुनो, हम लोग लास्ट डे एक बात सुन लीजिए जो लोग नहीं थे खास करके। जैसे एक पूरी क्लास का डिस्कशन फिर से रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता, समझ रहे हो? तो रिकॉर्डेड था तो देख सकते हो उसको, पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा उसमें। अगर थोड़ी बहुत डाउट आएगी तो पूछ लेना, क्लास में बता देंगे, ठीक है? चैप्टर के अंदर में जो बेसिक बातें थे, की पॉइंट्स, वो मैं एक बार बता देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत भी की पॉइंट्स पता रहता है तो हम लोगों को आगे का क्लास समझ में आता है। नहीं तो तुम पीछे वाले क्लास को पूरा ब्लैंक करके बैठे हो, एब्सेंट करके बैठे हो, तो सेकंड क्लास में तुमको कुछ ना कुछ डाउट आएगा कि किस मैटर पे डिस्कशन हो रहा है। बात समझे? चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें सबसे पहले मीनिंग बताया गया था कि कैपिटल गेन के अंदर में हम लोग कौन कौन सा इनकम को चार्ज करते हैं, ठीक है? जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन था, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो उसमें से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर कौन कौन सा इनकम को लिया जाएगा, इस बात पे डिस्कशन हुआ था। उसके अंदर में एक पॉइंट आया था कैपिटल एसेट, याद है जो लोग आए होंगे? तो कैपिटल एसेट का मीनिंग बताया गया था। कैपिटल एसेट के अंदर दो तरह के कैपिटल एसेट थे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो कौन कौन एसेट शॉर्ट टर्म में कंसीडर होता है और कौन कौन लॉन्ग टर्म में कंसीडर होता है, इस पर डिस्कशन हुआ था। बात समझे? उसके बाद मैंने कहा था कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा, और फॉर्मेट के बाद फिर हम लोग सम्स में जाएंगे। बात समझे? लेकिन अभी मेरे पास एक छोटा सम्स आया है। इसमें इस सम्स में बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन सा आइटम कैपिटल एसेट होगा और कौन कौन सा आइटम कैपिटल एसेट नहीं होगा। बात समझे? आप बुक में पेज नंबर 59 निकालो, उसमें आपको दिखेगा। देखा? पेज नंबर 59 नीचे दिख रहा है आपको। एग्जाम्पल 1, डिटरमाइन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसेट विच आर कैपिटल एसेट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम लोग सारे एसेट को कैपिटल एसेट के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। बात समझे? तो यहाँ पे एक बहुत सारा 30 आइटम दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा आइटम, इसमें तुमको सारा आइटम मैक्सिमम एसेट ही दिखेगा, लेकिन हम सबको क्या कैपिटल एसेट के कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो किसको आप कैपिटल एसेट के कैटेगरी में रख सकते हो, ये आपको इस सम्स में बताना है, आइडेंटिफाई करना है। बात समझे? बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना, स्टेप वाइज पढ़ते हैं। जैसे इस चैप्टर का स्टेप क्या होगा पता है? पहले आइडेंटिफाई करना कि ये कैपिटल एसेट है या नहीं, फिर ये आइडेंटिफाई करना कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और उसके बाद फिर फॉर्मेट में जाना। लॉन्ग टर्म वाला है तो लॉन्ग टर्म फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, शॉर्ट टर्म वाला है तो शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट अप्लाई करके हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फाइंड आउट करेंगे। बात समझे? ये तरीका होता है स्टेप वाइज किसी चीज को पढ़ने का। तो पहला जो क्वेश्चन मिला है जिसमें हम लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल एसेट है या नहीं। फर्स्ट लाइन दिखाई दे रहा है, डिटरमाइन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसेट विच आर कैपिटल एसेट। मिला? एक एक आइटम पढ़ेंगे और फिर हम लोग बताएंगे ये कैपिटल एसेट है या नहीं है। ठीक? पढ़ो, लास्ट बेंच तुम उधर से एक एक आइटम पढ़ो। अगर बुक है आपके पास तो पहला आइटम क्या दिया है, क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? कैपिटल एसेट है, ठीक है। फिर ये भी कैपिटल एसेट होगा, फिर ये भी कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट किसी को आ सकता है। जब हम लोग पिछले दिन लिस्ट लिखे थे तो उसमें एक आइटम लिखा गया था जो एक्सेप्शनल आइटम था, उसमें लिखा गया था पर्सनल इफेक्ट। मतलब पर्सनल इफेक्ट का कोई भी चीज जिसको तुम खुद के लिए यूज करते हो वो कैपिटल एसेट नहीं होता।
तो कोई ये भी तो बोल सकता है कि ज्वेलरी भी तो हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ था, पर्सनल इफेक्ट अदर देन ज्वेलरी। मतलब पर्सनल इफेक्ट का चीज तुम्हारा कैपिटल एसेट नहीं होगा, लेकिन उसमें ज्वेलरी को हटा दिया गया था। इसका मतलब ज्वेलरी कैपिटल एसेट के कैटेगरी में है। ठीक, फिर स्टॉक इन ट्रेड, ओके, स्टॉक इन ट्रेड हम लोग पढ़े थे कैपिटल एसेट में कि ये कैपिटल एसेट के कैटेगरी में नहीं आता। ठीक, कैपिटल एसेट के कैटेगरी में नहीं आता, और ये एक मूवेबल आइटम है। जबकि हम लोग जब अकाउंट्स करते हैं तो अकाउंट्स में स्टॉक रहता है, क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग फाइनल अकाउंट बनाए होंगे तो याद होगा, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग एसेट में दिखा देते हैं, बोलते हैं एसेट का कैटेगरी है ना। लेकिन वो अकाउंट्स में कर लेते हैं हम लोग, टैक्स में उसको कैपिटल एसेट के कैटेगरी में रखा नहीं गया है। ठीक, आगे पढ़िए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ओके, क्या होगा, बोलो। नॉट ए कैपिटल एसेट, ये भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में था कि लैंड हमारा कैपिटल एसेट होता है, मगर एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज वो नहीं होता। और रूरल एरिया का डेफिनेशन भी हम लोग डिस्कस किए थे, बात समझे, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा। फिर लैंड इन बिल्डिंग हेल्प एज स्टॉक इन ट्रेड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये अब ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, ये एज ए स्टॉक है हमारे लिए, बात समझे। तो ये भी हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, सेम है, कैपिटल एसेट नहीं होगा तब। मोटर कार फॉर बिजनेस यूज, ये होगा कैपिटल एसेट। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, ओके, ये तो पर्सनल आइटम हो गया ना, पर्सनल इफेक्ट का, तो ये कैपिटल एसेट नहीं होगा। शेयर एंड सिक्योरिटीज, कैपिटल एसेट है। हाउस होल्ड फर्नीचर, ये भी कैपिटल एसेट नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट का है। आप फर्नीचर वगैरह घर में यूज करते हो तो पर्सनली यूज करते हो, है ना। रूट परमिट्स, रूट परमिट, ये क्या होगा, रूट परमिट एक कैपिटल एसेट है, और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। जैसे आप किसी गाड़ी का परमिशन लेते हो चलाने का, तो उसके लिए हम लोगों को रूट परमिट लिया जाता है, समझे। और वो परमिशन के लिए हम लोगों को एक ह्यूज अमाउंट भी एक्सपेंड करना पड़ता है, जिसको हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसको हम लोग कैपिटल एसेट के कैटेगरी में रखते हैं। a drilling house used for self operation, हाँ, ये भी कैपिटल एसेट है। फिर archaeological collection, ये भी कैपिटल एसेट है। drawings, ये भी कैपिटल एसेट है। ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह जो होता है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये पर्सनल इफेक्ट का हो सकता है, क्योंकि हम लोग खुद पेंटिंग ड्राइंग करते हैं, बात समझे। लेकिन जब आप इसको बेचते हो बड़े बड़े प्राइस पे, समझे, तब फिर ये आपका किस कैटेगरी में चला आता है, कैपिटल एसेट के कैटेगरी में। पेंटिंग का बता दिए, ड्राइंग और पेंटिंग मोर और लेस सेम चीजें होती हैं, थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन दोनों कैपिटल एसेट है। फिर utensils made of silver, ये कैपिटल एसेट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल इफेक्ट का सामान हो गया, बात समझे। जैसे तुम चांदी के चम्मच में अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो भले ही वो सिल्वर से बनाया हुआ चीज है, लेकिन वो पर्सनल इफेक्ट का चीज है, ठीक है। goodwill of the firm, ये कैपिटल एसेट होगा। household furniture with precious stone set on it, ओके, ये भी हम लोगों का ये कैपिटल एसेट है, क्योंकि फर्नीचर भले ही आपका पर्सनल इफेक्ट का सामान हो, फर्नीचर अभी हम लोग पढ़े ना, फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट का है, लेकिन आप जैसे जो तुम फर्नीचर बना रहे हो उसमें वर्ड क्या लिखा है, हाउस होल्ड फर्नीचर विथ प्रीसियस स्टोन सेट ऑन इट, समझ रहे हैं। तो ये अब हमारा एक्सेप्शनल कैटेगरी वाला आ जाएगा। जैसे ज्वेलरी एक्सेप्शनल कैटेगरी में है ना, पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शनल कैटेगरी में ज्वेलरी है, वैसे ही फर्नीचर तुम्हारा पर्सनल इफेक्ट का सामान है, लेकिन अब उसमें तुम बहुत प्रीसियस मेटल वगैरह लगवा के बढ़िया सजवाए हो, समझ रहे हैं,
तब वो तुम्हारा एक्सेप्शनल कैटेगरी में आ गया। और एक्सेप्शनल कैटेगरी में आ गया तो ये पर्सनल इफेक्ट का सामान नहीं अब बोला जाएगा, अब ये बोला जाएगा कि ये कैपिटल एसेट में आएगा। फिर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ये तो होगा Capital asset. क्योंकि रूरल वाला नहीं होता है, अर्बन एरिया में तो कैपिटल एसेट होगा। National Defense Gold Bond. हाँ, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। आप लोगों को उस दिन कैपिटल एसेट वाला जो डेफिनेशन लिखे थे पूरा, उसमें जो एक्सेप्शनल लिखे थे याद है, लास्ट में 2-3 पॉइंट आया था जिसमें बॉन्ड के ऊपर में आइटम था। जैसे कुछ चीजें जो है वो आप एक बार पढ़ते हो, फिर उसको आप जनरली कनेक्ट कर लेते हो और उससे वो चीज आपको याद रहता है, बात समझे। लेकिन कुछ चीजें तो स्पेसिफाइड रूल की होती हैं, तो जो रूल वाली चीजें हैं एकदम स्पेसिफाइड, वो तो आपको मेमोरी में याद करके रखना पड़ेगा, समझे। जैसे हम लोग ये जो गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये सब लास्ट पॉइंट में पढ़े थे, जो कि क्या होता है, एक्सेप्शनल होता है। तो एक्सेप्शनल है अगर ये, एक्सेप्शनल इन द सेंस कि ये कैपिटल एसेट नहीं है। तो नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 9080 कैपिटल एसेट नहीं होगा एज पर सेक्शन 240। फिर टेनेंसी राइट्स, ये कैपिटल एसेट है, TV, fridge, etc. used for personal purpose. ये नहीं है. नहीं होगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड, जो बॉन्ड हम लोग लिखे थे उसमें जीरो कूपन बॉन्ड नहीं था, समझे। तो ये कैपिटल एसेट में आएगा। वो आपको पूरा लिस्ट एक बार दिमाग में रखना पड़ेगा, लास्ट क्लास वाला। फिर Musical instrument. ये होगा कैपिटल एसेट, बोलो। Personal. पर्सनल इफेक्ट का है, नहीं होगा। ट्रेडमार्क, ये होगा, कैपिटल एसेट है। उसके बाद है डायमंड चेन और गोल्डन रिंग। आपने क्या किया, गोल्डन रिंग के ऊपर डायमंड जड़वा दिया, समझे। ये हमारा कैपिटल एसेट होगा। क्यों होगा, ज्वेलरी का आइटम है। फिर फॉरेन करेंसी हेल्ड ऑन कैपिटल अकाउंट, जैसे तुम विदेशी मुद्रा रखे हो अपने अकाउंट में, फॉरेन करेंसी, वो भी आपका कैपिटल एसेट्स के कैटेगरी में है। और लास्ट में क्या लिखा है, Manufacturing license. मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। आप कोई फैक्ट्री वगैरह शुरू कर रहे हो, उसमें जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस इशू करवाना पड़ रहा है, तो वो लाइसेंस भी आपका कैपिटल एसेट के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई करने से क्या इसका फायदा है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। क्यों बता दें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो तुम्हारा देगा ही कैपिटल एसेट वाला, तभी तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग निकाल पाएंगे। अगर मान लो ऐसा आइटम दे दिया जो कैपिटल एसेट है ही नहीं है, तो उसका सम्स बनेगा क्या, वो तो बात वहीं खत्म हो जाएगा कि ये कैपिटल एसेट है ही नहीं है, तो इस पे कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं। समझ रहे मेरी बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो लॉन्ग सम्स में हमेशा जो आइटम देता है वो कैपिटल एसेट का ही देता है, तभी तो उस पे सम्स बनेगा ना। ये सब चीजें कहाँ आती है काम, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हो, एमसीक्यू टाइप करते हो, तो वहां पर क्या होता है, आपको ये सब चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, जिससे कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो है ये दिया है आपका सेकंड क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई करना है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, बात समझे। ये आइडेंटिफिकेशन वाला सम्स हम लोग बाद में करेंगे, उसके पहले आप लोग एक बार फॉर्मेट देख लीजिए कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना हो तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, उसका स्टेप क्या होगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉलो करना हो तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, बात समझे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये सेकंड नंबर आइटम, देखा, फॉर्मेट एक बार लिख लेते हैं।
सिंपल सा फॉर्मेट है, 5-6 लाइन का, समझेगा। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन का मतलब होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कि कितने में आप अपने एसेट को बेच रहे हो। कितने में आप अपने एसेट को बेच रहे हो वो आपको लिख देना पहले। इसमें हम लोग लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने कोई एसेट बेचा तो उसको बेचने में कुछ खर्च वगैरह लगता है, जैसे ब्रोकरेज देना हुआ, कमीशन देना हुआ। सम्स में डायरेक्टली नहीं लिखा रहता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, उसमें लिखा रहता है कि हमने 10 लाख का एसेट बेचा, उसका 5% ब्रोकरेज देना पड़ा। तो 10 लाख में बेचा तो वो 10 लाख यहाँ लिखा जाएगा सेल कंसिडरेशन, और जो 10 लाख का 5% 50,000 हम लोगों को ब्रोकरेज देना पड़ा, वो ब्रोकरेज हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे और लेस करके हमको फिगर मिलेगा 9,50,000 का। उसको हम लोग नाम देते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें लेस करते हैं नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है लेना या खरीदना, जिसको आप सिंपल सेंस में परचेज बोलते हो। आपने जो एसेट खरीदा था उसको खरीदने में कॉस्ट लगा था, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग लिखकर लेस करते हैं। इसमें और एक आइटम लेस होता है, उसको भी ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जैसे हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं ना, तो एक तो खरीदने का खर्चा लगता है, उसके बाद उसमें जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम करवा दिए। जैसे अभी हम लोगों का जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उसमें आया ना कि आप एक गोल्डन रिंग खरीदे, तो रिंग खरीदने का जो खर्च है उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर आपने क्या किया, उस पर एक डायमंड जड़वा दिया, सेट करवा दिया, तो ये जो डायमंड सेट करवाया एक्स्ट्रा काम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि उसको वैल्यू बढ़ाने में और हमने एक्स्ट्रा खर्चा किए। तो वो भी तो हमारा खर्च लगा है, वो भी हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये दोनों को मिलाकर बाहर ले जाकर माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू हम लोगों को मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकला है अभी, इसमें से कुछ हम लोगों को छूट मिलता है। जैसे कोई बहुत सारे कंडीशन ऐसे बने हुए हैं कि अगर वो कंडीशन आप पूरा करोगे तो आपका जो गेन आया है उसमें से आपको छूट मिलेगा। वो छूट मिलने के बाद जो नेट अमाउंट आता है उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले अपना टैक्स चार्ज करते हैं। बात समझे? तो इसमें से फिर हम लोग लेस करते हैं एग्जेम्पशन, और वो एग्जेम्पशन बहुत सारे सेक्शन में बटे हुए हैं। जैसे अंडर सेक्शन 54B है, एक 54D है, 54G है और 54GA है। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ लोग पन्ने पलट रहे हैं, उनको पहले एक बात बता दें कि ये जो आप देख रहे हो ना, आपके बुक में ये पूरी फॉर्मेट नहीं मिलेगी। आप समझे? आप लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें ये पूरी फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का एरिया भी पूरा नहीं है। कैपिटल गेन एक बहुत डेप्थ चैप्टर है, अगर पूरा ये सारा कुछ पढ़ा जाए तो, समझे? आप लोगों का एरिया क्या है, लिमिटेड है। उसमें क्या करता है, यहाँ तक का पार्ट ज़्यादा देता है। 11-12 में तो
यहाँ तक का ही पार्ट ज्यादातर रहता है। बात समझे? बीकॉम में क्या करता है, इसमें से एक आध सेक्शन का एक कंडीशन दे देता है कि वह उसको भी माइनस करके नेट निकालो। प्रोफेशनल कोर्स एग्जाम होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स वालों को पूरा पढ़ना पड़ता है। जैसे तुम जो अभी तक पार्ट पढ़े हो ना, वो यहाँ तक है। बीकॉम वाले पढ़ेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं उनके प्रीवियस एग्जाम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ रहता है, जैसे सेक्शन 54B का आया हुआ है तो लोग सेक्शन 54B वाला ही करके मैक्सिमम चले जाते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनल कोर्स में है तो आपको हर सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर अलग से कंडीशन है, 54D में अलग से कंडीशन है, 54G का अलग कंडीशन है, 54GA का अलग कंडीशन है। समझ रहे हो? तब जाकर ये पूरा डिटेल में आपका एरिया कवर होता है। और ये कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको आपके कैपिटल गेन में से कुछ छूट मिल जाती है, और वो छूट मिलने के बाद जो पार्ट आपके पास नेट बचता है वो आपका हो जाता है टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब इसके ऊपर अब इनकम टैक्स वाले अपना चार्ज करेंगे। टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ रहे हो? क्लियर है पिक्चर? ठीक है। अब अगर लॉन्ग टर्म वाला देखते हैं तो लॉन्ग टर्म क्या होगा, फॉर्मेटिंग इसी तरीके से आपको दिखेगी, बस वहां पे कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे एक चेंजेज आपका यहाँ आएगा, वो क्या चेंज होगा मैं बताऊंगा अभी, और एक चेंज आपका यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना एग्जेम्पशन दिखाया जा रहा है ना शॉर्ट टर्म में 4 सेक्शन का, तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा और एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन है। बात समझे? एक बार एक फॉर्मेट आप लोग लिख लो, फिर हम लोग लॉन्ग टर्म में जाते हैं। अच्छा एक और बात है, एक बात और, जैसे ये पूरा फॉर्मेट हम कहां तक लिखे हैं, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बात समझे? तो ऊपर हेडिंग में भी आप लोग दे दीजिएगा, क्या पता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल। सुने, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक, आपके एग्जाम में यहां तक इंफॉर्मेशन रहेगा, यहां तक निकाल दीजिएगा आंसर। अगर इस पार्ट तक रहेगा तो इस पार्ट को माइनस करके निकालिएगा। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो, उसके बाद लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग टर्म वाला देख लेते हैं। चेंजेस कहाँ कहाँ पर होगा, पहले तो हेडिंग चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने क्या कही, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है माइनर सा, तो मैं सिर्फ वही पार्ट हटा रहा हूँ जहां हमको चेंज करना है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि ये जो एग्जेम्पशन वाला एरिया है, यहाँ पर थोड़ा एग्जेम्पशन बढ़ जाता है, तो ये एक हमको चेंज करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। देखो अभी तुम पूरा पिक्चर देखोगे, बात समझ आ जाएगी। मैंने क्या किया, सिर्फ वही पार्ट हटाया है जो लॉन्ग टर्म में हमारा चेंज होता है। समझे? इसको एक बार लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है आपका इंडेक्स बोलकर,
देख लीजिए, जो चेंजेस हुआ सिर्फ वही किए हैं, समझे। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मीनिंग समझ गए थे इसका, जितने में आप बेचोगे। अभी स्टॉप करके एक बार देख लेना, फिर लिख लेना, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का मीनिंग भी समझ गए, बेचने में जो भी ब्रोकरेज कमीशन वगैरह लगेगा माइनस कर दिए, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। उसके बाद आप देखोगे सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है। शॉर्ट टर्म में था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा क्या लिख दिए, इंडेक्स्ड। इंडेक्स क्या होता है, पढ़े हो, इंडेक्स नंबर, ईडी लगा देते हैं क्योंकि फॉर्म बदलेगा। इंडेक्स नंबर पढ़े कभी स्टैटिस्टिक्स में, क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन हर साल एक नंबर इशू किया जाता है। वो नंबर स्टैटिस्टिक्स हम लोग करते हैं ना, तो वो नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, वो नंबर हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता है। बात समझे। वो नंबर का यूज क्या होता है, जैसे तुम कोई एक प्रॉपर्टी खरीदे 2012 में, 2012 में, और उसको तुम बेच रहे हो 2026 में, कितने साल का गैप हो गया। 2012 में खरीदे थे और सेल कर रहे हो कब, 2026 में, नियर अबाउट 14 साल का गैप हो गया, है ना। आप सोचो 14 साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और मान लीजिए कि उसको खरीदा था सिर्फ 1 लाख रुपए में, और अभी तुम उसको बेच रहे हो कितने में, 15 लाख रुपए में। अगर सोचो बीच का चीज नहीं है कुछ भी, तो तुम्हारा कैपिटल गेन कितना होगा। 15 लाख में बेचे, 1 लाख में खरीदे थे, माइनस कर दिए तो कितना गेन आ गया, 14 लाख। ये एप्रोप्रिएट लग रहा है तुमको, सही लग रहा है। ऐसे मुंडी एक दो लोग हिला रहे हैं कि ना ये तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब हमने 14 साल पहले 1 लाख रुपए में वो चीज खरीदी थी तो उसमें 1 लाख का भी कुछ ज्यादा वैल्यू हुआ करता था, समझ रहे हो मेरी बात। 15 लाख में तुम प्रॉपर्टी बेचे हो कब, 2026 में। ये जो 15 लाख वर्ड है ना, वो 2026 का फिगर है, और ये जो 1 लाख बोल रहे हैं ना, वो 2012 का फिगर है। दोनों इक्विवेलेंट हो सकता है, नहीं। तुम एक फिगर आज के डेट का ले रहे हो और एक फिगर ले रहे हो 14 साल पहले का, दोनों फिगर में कंपेयर करना उचित होगा क्या, नहीं। इसीलिए एक सिस्टम क्या बनाया गया कि आप 2012 का जो फिगर है 1 लाख, उसको भी 2026 के फिगर के इक्विवेलेंट लेकर आओ, उसके बाद कंपेयर करना। बात समझे। तो 2012 का प्राइस लेवल को 2026 के प्राइस लेवल पे लाने के लिए जो नंबर हम लोग यूज करते हैं, जो तरीका, जो कैलकुलेशन, जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, वही होता है हम लोगों का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात समझे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन टू द ईयर ऑफ सेल। समझे। जिस साल आपने खरीदा था उस साल के प्राइस लेवल को, जिस साल आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उस साल के प्राइस लेवल पे जो लेकर आते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात समझे। और उसको लाने के लिए जो नंबर यूज करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक। अभी दिमाग में नहीं लेकर आना वो कैसे निकलेगा, अभी खाली ये जाने कि जब लॉन्ग टर्म होगा तो वो अप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा, जब सम्स में जाएंगे तो वहां देख लेंगे निकाल के कि क्या फॉर्मूला है, क्या प्रोसेस है, कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे निकलेगा। बात समझ में आई। अब दूसरी बात, दिमाग में ये भी आ सकता है कि शॉर्ट टर्म वाले पे ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ। तो शॉर्ट टर्म का तुम मीनिंग क्या पढ़े थे कि कोई भी प्रॉपर्टी को तुम 12 महीने के अंदर बेच दे रहे हो, या तुम 24 महीने के अंदर बेच दे रहे हो, या तुम 36 महीने के अंदर बेच दे रहे हो, समझ रहे हो। तो बोला यह जाता है कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस लेवल का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। अगर थोड़ा बहुत माइनर असर पड़ा भी है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। बात समझे। लेकिन लॉन्ग टाइम में
इन्फ्लेशन का, प्राइस लेवल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए लॉन्ग टर्म वाले के ऊपर ही इंडेक्स अप्लाई किया जाएगा। बात समझे? इन दोनों को अब दोनों में अप्लाई होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा ये माइनस करने के बाद। इसके बाद यहां पर देखोगे जो एग्जेम्पशन था वो शॉर्ट टर्म वाले में मैंने कहा था ना कि उसमें कम है, सिर्फ 4 ही था। लॉन्ग टर्म वाले में ज्यादा कंडीशन बने हुए हैं। अब सोच के देखो कि अगर तुम एक एक एग्जेम्पशन पढ़ते हो तुम्हारा एरिया कितना बड़ा हो सकता है। समझे? कितने कंडीशन है, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर अलग अलग कंडीशन है। वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आपको उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। वो एग्जेम्पशन माइनस करके जो नेट वैल्यू बचेगा वो होगा आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, तो अगर आपको पूरी बात समझ आ गई है तो इसको नोट कर लीजिए, कीजिए फटाफट।